धन्यवाद। सम्मानित मंच, विद्वत वर्ग, शोध छात्र छात्राएं और उपस्थित मीडिया वर्ग, सभी को मेरा सादर नमन, सादर नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं कृष्णा सोबती जी को उनकी जन्म पुण्यतिथि पर हार्दिक श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ, जो मेरी एकदम आदरणीय रही हैं, जिनसे मैं जेएनयू में पढ़ने के दौरान मिली भी थी। मनु भंडारी, कृष्णा सोबती बहुत ही उम्दा व्यक्तित्व थी और बहुत ही हमने उनसे सीखा था कि एक स्त्री को जीवन कैसे जीना चाहिए। उसका जो सामाजिक जीवन है, जो पारिवारिक जीवन है और जो राजनीतिक जीवन है, उसको किस तरह से एक स्त्री को जीना चाहिए, ये हमने उनसे सीखा है। चाहे उनका जिंदगी नामा हो या डार से बिछड़ी या फिर मित्र मर जानी। मैं कृष्णा सोबती पर नहीं जाऊंगी। मेरा विषय है पारिजात, जो 1934 में भारत के सिक्किम में जन्मी और 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने नेपाल प्रस्थान किया। नेपाली भाषा के प्रगतिवादी लेखिका के रूप में पारिजात को जाना जाता है। उन्होंने महज 52 वर्ष में इतना सारा साहित्य नेपाली भाषा में लिखा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। उनकी रचना में 10 उपन्यास हैं, 4 कहानी संग्रह हैं और 3 एकांकी और 1 नाटक है, निबंध है और यात्रा संस्मरण है। बहुत सारी ऐसी रचनाएं जिन्होंने अपने जीवन काल में लिखी और हम सभी को अभिभूत की है। ये इनकी नेपाली भाषा सिर्फ नेपाल की भाषा नहीं है, आप इसमें थोड़ा बृहद ये रखिए, क्योंकि दार्जिलिंग भारत के संविधान में आठवीं अनुसूची, भारत के अनुसूची में संविधान के 8वीं अनुसूची में नेपाली भाषा को भारतीय भाषा होने का दर्जा दिया गया है। और मैं यहाँ पर पारिजात को एक नेपाली भाषा की लेखिका के रूप में आपके समक्ष रखती हूँ कि उन्होंने किस तरह से अपने साहित्य को आगे बढ़ाया, उसमें कितनी क्षमता थी। सबसे पहले वो यह सवाल करती हैं कि स्त्री विमर्श क्यों, स्त्री लेखन क्यों। कभी आपने देखा है पुरुषों को दहेज की आग में जलते हुए? कभी आपने देखा है पुरुषों को हरम में बंद होते हुए? कभी आपने देखा है पुरुषों को डायन के रूप में प्रताड़ित करते हुए? कभी आपने देखा है पुरुषों को छाव घर में रखते हुए? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं स्त्री विमर्श, जो स्त्री के साथ अन्याय, अत्याचार और उनके भोगे हुए यथार्थ को एक वस्तु के रूप में जो स्त्री थी, धीरे धीरे उसे एक नागरिक के रूप में स्थापित करने का जो संघर्ष चला है, उस संघर्ष को स्त्री विमर्श के रूप में जाना जाता है, स्त्री यथार्थ के रूप में जाना जाता है, स्त्री अधिकार के रूप में जाना जाता है। मैं पारिजात के स्त्री उपन्यासों पर आप अपनी दृष्टि डालूंगी, क्योंकि यहाँ पर उपन्यास की बात हो रही है, बाकी बहुत सारे ऐसी रचनाएं हैं उनकी और उन पर यदि हम जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। इस हिसाब से मैं पारिजात का पहला उपन्यास है शिरीष का फूल, जिसको हिंदी में शीत का फूल भी कहा जाए। उस उपन्यास लिखने के बदले में उनको मदन पुरस्कार मिला। मदन पुरस्कार से वे सम्मानित हुई। आज उनका उपन्यास विदेशों में भी पढ़ाया जा रहा है। पारिजात एक ऐसी हस्ती है जिन्होंने पुरुष समाज को, पितृसत्ता को हिला कर रख दिया। वो पूछती हैं कि हम पितृसत्ता के खिलाफ हैं, पुरुष के नहीं। पुरुष हमारा मित्र है, उसके साथ मिलकर ही हमको आगे बढ़ना है। हमारे और उसके दोनों के सह अस्तित्व के कारण दुनिया चलती है।
केवल पुरुष के होने से दुनिया नहीं चलती। इसीलिए पुरुष को भी स्त्री का अस्तित्व स्वीकार करना पड़ेगा और स्त्री भी उसी की तरह दूसरे दर्जे की प्राणी नहीं है, बल्कि वो भी उसी की तरह है। ये स्वीकार करना, ये पुरुषों की मानसिकता को बदलना हमारा उद्देश्य है। ये इस विचारधारा से वह चलती हैं। हालांकि स्त्री लेखन में अतिवादी नारीवाद, उदारवादी नारीवाद और समाजवादी नारीवाद, इन तीन धाराओं के, इन तीन विचारधाराओं के साथ स्त्रीवादी साहित्य चलता है, हम देखते हैं। मैं पारिजात की बात करूं तो कहीं कहीं पर अतिवादी नारीवादी भी बन जाती हैं, कहीं कहीं पर उदारवादी नारीवादी बनती हैं और कहीं कहीं पर वो समाजवादी नारीवादी बनती हैं। जब वो कहती हैं कि छी तो पुरुष को कमाए को पैसा में पनि के बाँच्नु, कमाने तो आफूले पर्छ नि। जब वो इस तरह के वाक्य का प्रयोग करती हैं तो लगता है कि वो रेडिकल फेमिनिज्म के समर्थन करती हैं, कि पुरुषों को पूरी तरह से दुत्कार देती हैं कि नहीं, हमको उसके कमाए हुए पैसों की जरूरत नहीं है। जैसे ही वो ये कहती हैं कि मेरा पति है और बेचारा अपांग है, उसकी सेवा मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा। नैकाफे सरकीनी उनकी एक रचना है जिसमें उसकी पत्नी एक तो दलित है, ऊपर से लिंग से भी दलित है और पति उसका पितृसत्ता की अहम से भरा हुआ है। कमाकर बागमती नदी, जो पूरे नेपाल के परिवेश को दिखाता है, बागमती नदी में बालू छानने का काम करती है नैकाफे सरकीनी। वहां से जितना पैसा कमाती है वो अपने अपाहिज पति को देती है और अपने पति का इलाज करती है, पूरे परिवार का भरण पोषण करती है। उसके बावजूद भी उसके पति को ये अहम है कि मैं पुरुष हूं, ये स्त्री है, ये कमा कर ला रही है, मुझे दे रही है, ये एहसान उसमें जरा सा भी नहीं है। वो कहता है कि तुम बालू छानने के बहाने कहाँ जाती हो? बालू छानने का काम तो दिन भर नहीं होता, इतनी रात को तुम कहाँ से आती हो? एक मानसिक जो प्रताड़ना है, वो प्रताड़ना इस उपन्यास के माध्यम से पारिजात दिखाती है। यदि हम उनके शिरीष के फूल की बात करें तो शाकंभरी उनकी ऐसी पात्र है जो निर्णय लेने की क्षमता रखती है। वो पुरुष के प्रेम प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है, अपने अस्तित्व को जिंदा रखना चाहते हैं। वो पुरुष के सामने झुकना नहीं चाहती। वो सोचती है कि ये प्रेम के प्रलोभन में ही स्त्री डूब जाती है। प्रेम कहीं ना कहीं उसके हृदय में उसकी कमजोरी उसको नहीं बनाना चाहिए। प्रेम को कमजोरी नहीं बल्कि सबल पक्ष बनाए, इस बात की चर्चा शिरीष के फूल में करती हैं। जबकि सुयोग वीर उसके समक्ष ये रखता है कि हम आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन वो कहती है कि इस चीज के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है, मैं इस चीज के बारे में सोचती नहीं हूं। तो एक उसमें आत्मनिर्णय लेने की क्षमता है। जो इस प्रलोभन में महिलाएं फंसती हैं, उसमें भी वो सोच विचार करके चलें और क्या उनके लिए उचित है, क्या अनुचित है, इस चीज को भी वो देखें। इस उपन्यास के माध्यम से वो महिलाओं को ये संदेश देना चाहती है, ये उनका अधिकार है। वो किसी के प्रस्ताव को जबरदस्ती स्वीकार नहीं कर सकती। उनकी अपनी इच्छा है, उनकी स्वतंत्रता है, रोजगारी की स्वतंत्रता, शिक्षा की स्वतंत्रता, प्रजनन की स्वतंत्रता, यौनिकता की स्वतंत्रता, स्वास्थ्य संबंधी स्वतंत्रता, सुरक्षा की स्वतंत्रता, इन सारे सवालों का जवाब ढूंढती हैं और इन सारे सवालों की वकालत भी पारिजात करती हैं। और उनका मानना है कि यदि ये समाज जो चल रहा है, स्त्री के पास मान, मर्यादा, अपमान का अभी ये ढोंग नहीं होता, उस इस चीज को ढोंग मानती है। मान, अपमान और मर्यादा जस्तो ढोंग नभएको भए महिलाहरू यथार्थको करीब हुन्थ्यो। मान, मर्यादा र अपमान जस्ता ढोंग नभएका भए
महिलाहरू यथार्थको करीब हुन्थे। इसका मतलब ये जो यथार्थ है, महिलाओं को इन मान मर्यादाओं से, झूठी मान मर्यादाओं को स्त्री को बहन करने की, स्त्री को उसे स्वीकार करके चलने की आवश्यकता नहीं है। वो उस चीज को पहचाने, क्या उसके लिए उचित है और क्या उसके लिए अनुचित है। इस चीज को वो अलग करना चाहती हैं कि लड़कियों में ये शिक्षा आवश्यक है, उसके व्यक्तित्व विकास में जो चीजें जरूरी हैं उन्हीं चीजों को वो अपनाएं। ये नहीं कि ये पितृसत्ता हमको निर्देश देती है और हम इन्हीं चीजों को स्वीकार करेंगे, ये बाध्यता उनके पास न हो। ये पारिजात के उपन्यास की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और महिलाओं के लिए जो संदेश है। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि पारिजात ने भारत में भी उन्होंने जो देखा 21 साल के भीतर में कि जो उपनिवेश सत्ता थी उस समय भारत में, किस तरह से वो अंग्रेज जब घोड़ों पर आते थे दार्जिलिंग के उस लिंगिया चाय बागान में जहां वो जन्मी थी, घोड़ों पर आते थे तो महिला जो अच्छी दिखती थी, अच्छी लगती थी, उसको घोड़ों पे बिठा करके ले जाते थे। ये उपनिवेश सत्ता का परिवेश था। और वो कहती हैं हम लोग डर से वो पहाड़ियों में चिपक जाते थे, कि सट जाते थे कि उनकी नजर हम पर ना पड़े। इस तरह का एक विभत्सात्मक जो स्त्री का मतलब जो भयावना जो दृश्य था उपनिवेश काल में, उस चीज को भी वो दिखाती है। और नेपाल में यदि बात करते हैं तो वहाँ हिमाल, पहाड़ और तराई 3 क्षेत्र में बटा हुआ देश है। अधिकतर पहाड़ है और हिमाल भी है। तराई के साथ हम लोगों का थोड़ा थोड़ा रहन सहन मिलता है, लेकिन पहाड़ी जो एरिया है वो बहुत ही जटिल भी है और भौतिक हिसाब से सुखमय भी है, वहाँ गर्मी ज्यादा नहीं होती है। तो उनके जो किरदार हैं, उनके जो पात्र हैं, वो स्त्री जो पात्र हैं वो बिल्लियां भी भूखती हैं, बिंदास चरित्र की महिलाएं हैं। उनकी बसंती एक किरदार है, सुसंत पहाड़ के साथ करके उनका एक उपन्यास है। उसमें वो राजन सर से विवाह करती है और भाग के चली आती है काठमांडू। और कितनी सारी आर्थिक संकट उसके साथ आते हैं, सामाजिक संकट जो होते हैं कि भाई फलाना की बेटी है, उसके साथ विवाह कर चली गई, जो अपमान उसके माता पिता को सहना पड़ा। वो पढ़ी लिखी एक महिला है, लेकिन वो अपने लिए निर्णय लेती है, निडर है, निर्भीक है। और उसके साथ साथ एक दूसरा किरदार चलता है विजी का। ये उपन्यास है परिभाषित आंख है। और वो जो विजी है उसको विनोद यादव उसकी मासूम से आंखों को भांप लेता है और अपने मित्र से कहता है तुम्हारे यहाँ जो काम करने वाली लड़की है वो मुझे तोहफे में दे दो। तो उसका मित्र उसे तोहफे में दे देता है। जैसे ही वो घर ले जाता है वो देखती है कि एक गरीब लड़की, इतना आलीशान घर है, बिस्तर है, खाना पीना सब पा करके वो जल्दी युवा हो जाती है। उसके बाद उसे लगता है ये मेरा पिता है, पिता से भी ज्यादा, जो मुझे इतना मतलब मेरी सुरक्षा के लिए तैयार है, मेरी रेख देख करता है, मेरे लिए सोचता है, ये मेरा पिता है। और वो इसी उसके पिता होने पर वो गर्व करती है। और एक दिन जब वो सोई रहती है तो विनोद यादव उसके कमरे में जाकर उसके कौमारत्य का भंग कर देता है। तब उसके मन से वो भ्रम टूट जाता है कि ये संबंध जिसको मैंने इतना आदरणीय माना, जिसको मैंने देवता के स्थान पर रखा, उस आदमी ने मुझे इसीलिए यहाँ वो आदमी लेके आया। और वो मौन रहकर एक कोने में बैठ जाती है, महीनों तक बात नहीं करती, खाना भी नहीं खाती। इसके बावजूद भी उसका शोषण देखिए, वो अपना शोषण तो अपना तो करता ही है, लेकिन अपने दोस्तों के साथ भी उसको शेयर करने लगता है और उनसे पैसे लेने लगता है। वो जब भागने की कोशिश करती है, भागते भागते वो उसी बसंतिया के पास जाती है जो अपने
मतलब समाज से विद्रोह करके आई है, अपनी मर्जी से उसने विवाह किया है और उसके पास जाती है और कहती है कि मुझे बचाइए ना। तब वो उसे बचाने की कोशिश करती है कि ठीक है तुमको हम अपने घर में शरण देती है। फिर एक दिन आकर के वही वो विनोद यादव उसको किडनैप करके ले जाता है और फिर उसका शोषण करके एक दिन पता चलता है कि बागमती नदी को पुलमा खसेर बीजी को मृत्यु भयो, आत्महत्या कर लेती। इस तरह का जो समाज है स्त्री को भ्रम में रखता है, स्त्री को प्रलोभन देता है और उस प्रलोभन से स्त्री कैसे बचे, ये इस तरह की बातों से वो महिलाओं को सजग कराती हैं। ये चीजें आप लोगों को देखनी है, परखनी है। आपके आसपास ऐसी घटनाएं घट रही हैं, उनमें जो सामाजिक चेतना है। इसके अलावा उन्होंने दीवार भीतर बाहिर एक उपन्यास लिखा है, उसमें पूरा राणा काल के अंत का जो राजनीतिक परिवेश है जिसको हम जिंदगी नामा से जोड़ सकते हैं। जिंदगी नामा एक हिसाब से मैं उसको आंचलिक उपन्यास भी मान सकती हूँ, क्योंकि महिला आंचल और जिंदगी नामा में पूरे एक पंजाब प्रांत का जो भाषा, संस्कृति, कला, बोली, वहाँ के चरित्र का जिस तरह से उन्होंने ये प्रस्तुत किया है। महिला आंचल में भी हम जानते हैं कि रेणु ने किस तरह से किया है। तो उसी तरह से यदि हम देखें कि पारिजात का इधर दीवार के अंदर और बाहर, जिसको मैंने हिंदी नेपाली में है परखाल भीतर र बाहिर, और हिंदी में उसका ट्रांसलेशन होगा दीवार अंदर और बाहर। तो इस तरह के जो राजनीतिक परिवेश है उसको भी वो किस तरह से भांप लेती हैं। इन सारी चीजों को हम यदि पारिजात के साहित्य का मूल्यांकन करें तो समकालीन भारतीय महिला लेखिका और नेपाल की समकालीन महिला लेखिकाओं में बहुत समानताएं हैं। एक तरह की समानताएं, कुछ चीजें मैं आपके समक्ष साझा करना चाहती हूँ, क्योंकि भारत उपनिवेश के दौरान एक प्रभावकारी परिवर्तन यह हुआ कि महिलाओं को 1848 में शिक्षा का अधिकार मिल गया। विद्या बालिका स्कूल की स्थापना हुई और पाश्चात्य जो शिक्षा पद्धति थी वो आपके भारत में आई। लेकिन नेपाल में ऐसा नहीं हुआ। नेपाल की महिलाएं आज भी रेल नहीं चढ़ी हैं, भारत की महिलाएं रेल चढ़ती हैं। आज भी हमारे यहाँ विक्रम संवत लिखा जाता है, यहाँ पर सन संवत लिखा जाता है। आज भी नेपाल नेपाल है, वहाँ पर उपनिवेश का कोई प्रभाव नहीं। और वहाँ की महिलाएं 1951 में पद्म कन्या कैंपस की जब स्थापना हुई, तब महिला विद्यालय की स्थापना के बाद वहाँ की महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिला। इसीलिए भारत की महिलाएं आगे हैं, जिनमें एक वैचारिकता है, जो अपने विचारों के आधार पर साहित्य लिखती हैं, जिसमें अतिवादी नारीवाद भी हम देखते हैं, समाजवादी नारीवाद भी देखते हैं हम लोग, और जिसमें क्या नाम है कि मार्क्सवादी नारीवाद, जिसको कि अर्थ और उससे जोड़ा जा रहा है कि महिलाओं के श्रम का मूल्यांकन हो और उसे अर्थ से जोड़े ताकि समाज परिवर्तन हो सके। तो इस तरह की जो मतलब समाज में जो प्रचलित मान्यताएं हैं, इन मान्यताओं को भी भारतीय महिलाओं ने बखूबी अपने साहित्य में उजागर किया है और नेपाल की महिलाओं में भी ये देखा जा रहा है। और पारिजात अग्रणी जो मतलब प्रतिनिधि साहित्यकार, जिसको हम मान सकते हैं नेपाली साहित्य की प्रगतिवादी प्रतिनिधि साहित्यकार, इसलिए उनका महत्व बहुत ही ज्यादा है। और भारत में भी दार्जिलिंग में पारिजात को आदरणीय साहित्यकार, एक प्रगतिशील विचारक के रूप में उनको लिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ कहना है।